इसने एसी ली और बदले में मुझे क्या दे दी? यांत्रिक ऊर्जा दे दी। बिल्कुल ये लो यांत्रिक ऊर्जा। अब बेटा इस मोटर का मैं नाम रखूँगा, ठीक है? जैसे किसी का नाम राम, श्याम ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो उसकी प्रवृत्ति होती है, जिसका चरित्र राम जैसा होता है तो उसका नाम राम रखा जाता है ना? अब सुनो बेटा, ये क्या है? डीसी सप्लाई, यानी कि इसके अंदर मैंने यूज़ क्या किया? डीसी। बेटा इसी मोटर को क्या बोला जाता है? डीसी मोटर। डीसी मोटर। समझ गए? कौन-सी मोटर बेटा? डीसी मोटर। क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई के तौर पर आपने क्या यूज़ किया बेटा? डीसी ऊर्जा यूज़ की है, ठीक है? अब देखो बेटा, जिसके अंदर सप्लाई के तौर पर आप एसी यूज़ करोगे, उसे क्या बोलोगे? एसी एसी मोटर। ठीक है? तो बेटा ये आपके पास 2 तरह की मोटर होती है, एक होती है एसी मोटर, एक होती है डीसी मोटर और यहाँ से बेटा आपने क्या तय कर लिया? आपने यहाँ से देख लिया कि जिस प्रकार की सप्लाई मैं यूज़ करूँगा, बेटा उस प्रकार की मोटर का नाम वो दे दिया जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। अतः यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है बेटा कि डीसी मोटर वह मशीन है जो डीसी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अतः 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 डीसी डीसी मोटर का कार्य बेटा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ओहो! विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा में बदलना होता है में बदलना होता है। यानी कि ये वो मशीन है जो क्या करती है बेटा मेरे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है? अब देखो बेटा, क्या पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या डीसी जनित्र सर मैंने पढ़ा था, डीसी मोटर मैंने पढ़ा था, क्या दोनों की संरचना समान होती है? बिल्कुल बेटा, दोनों की संरचना लगभग समान होती है। सर कुछ अंतर होता है? थोड़ा-सा अंतर होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है? तो लिखो बेटा। क्या लिखोगे? प्रारंभिक तौर पे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक तौर पर प्रारंभिक तौर पर तौर पर डीसी मोटर डीसी मोटर तथा जनित्र जनित्र कौन सा बेटा? डीसी जनित्र डीसी जनित्र दोनों दोनों कैसे होते हैं बेटा? दोनों समान ही प्रतीत होते हैं। समान ही प्रतीत होते हैं। जो प्रारंभिक तौर पे बेटा दोनों क्या होते हैं? समान ही प्रतीत होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है बेटा। देखो, ये आपकी एक मशीन है, ठीक है? ठीक है? ये एक मशीन है। अच्छा, इस मशीन में बेटा आपने एक इनपुट दिया और बदले में मुझे आउटपुट मिल गया, ठीक है? यानी कि यहाँ से आपने इनपुट दिया और बदले में मुझे क्या मिल गया बेटा? आउटपुट। अगर देखना बेटा, मैंने इनपुट के अंदर इसको यांत्रिक ऊर्जा दी, है ना? पहले नंबर पे। तो बेटा इधर आउटपुट में मुझे क्या मिल गई बेटा? पहले नंबर पे विद्युत ऊर्जा, है ना? पहले नंबर की क्या मिल गई? विद्युत ऊर्जा। तो ये जो पहले नंबर पे जो बेटा किसने क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो बेटा इस मशीन ने पहले नंबर पे क्या कार्य किया? समान मशीन है और बेटा इसने क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल दिया, यानी कि ये डीसी जनित्र बन गया। क्या बन गया? डीसी जनित्र। ठीक है? अब देखना बेटा, इसी मशीन के इनपुट में मैंने क्या लगा दी? विद्युत ऊर्जा लगा दी। विद्युत ऊर्जा लगा दी, ठीक है? तो बेटा यही मशीन मेरे बदल के क्या बन गई? और इसी मशीन ने आउटपुट में मुझे क्या दे दिया बेटा? यांत्रिक ऊर्जा। अब कैसे दिया है जरूर बताऊंगा। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है? तो बेटा यही मशीन मेरी क्या कहलाएगी? यही मशीन मेरी क्या कहलाएगी? डीसी मोटर कहलाती है। ठीक है? समझ गए? यानी कि समान मशीन में जो आपने इनपुट दिया है उसके सापेक्ष मुझे आउटपुट प्राप्त हो गया है। ठीक है? तो बेटा पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वो मैं अब लिखता हूँ। लिखो बेटा। ठीक है? क्या सर जब दोनों मशीनें एक जैसी है, जैसा कि आपने बताया कि दोनों मशीनें समान प्रतीत होती है, तो क्या मैं इसे देखकर पता लगा सकता हूँ कि डीसी मोटर है? बिल्कुल बेटा, आप देखकर पता लगा सकते हो। तो बेटा डीसी मशीन को, यानी कि डीसी जनित्र हो या मोटर को हो, बेटा उसको उसके कम्यूटेटर को देखकर पता लगाया जा सकता है। तो लिखो बेटा, सबसे पहले मशीन की पहचान, ठीक है? चाहे कोई भी हो, है ना? हाँ। तो लिखो बेटा, डीसी जनित्र, यानी कि मैं डीसी मशीन लिख दूँ, डीसी मशीन, यानी कि मैं ये भी तो समझ सकता हूँ कि मेरी मशीन जो होती है ना डीसी मशीन, है ना? बेटा इसके अंदर यही डीसी मशीन क्या होती है? जनित्र की तरह भी कार्य करती है और मशीन मोटर की तरह भी, ठीक है? हाँ, तो यानी कि मैंने दोनों को क्या लिख दिया बेटा? डीसी मशीन लिख दिया, ठीक है? हाँ, तो मैं अब लिखूंगा डीसी मशीन को डीसी मशीन को बेटा क्या एक कम्यूटेटर शब्द पढ़ाया था मैंने, उसको देखकर पहचान की जा सकती है। तो बेटा डीसी मशीन को उसके उसके कम्यूटेटर को देखकर पहचान की जाती है। देखकर पहचान की जा सकती है। पहचान की
जाती है। यानी कि आप अगर उसका कम्यूटेटर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डीसी मोटर है कि नहीं। ठीक है? चलिए पहली बात आपकी एकदम हो गई क्लियर। सर इसके अंदर कुछ अंतर है? तो बेटा इसके अंदर एक अंतर भी होता है। ठीक है? आओ। तो इसमें लिखेंगे बेटा प्रमुख अंतर, प्रमुख अंतर, प्रमुख अंतर। अच्छा, तो सर आपने तो बोला है कि दोनों एक जैसी होती है। इधर आओ बेटा। दोनों समान ही प्रतीत होती है और बेटा इसके आगे क्या लिख दो? लगभग। क्या लिख दो? लगभग, है ना? ठीक है। कौन? डीसी जनित्र और मोटर लगभग समान प्रतीत होती है बेटा, एग्जैक्टली नहीं। ठीक है? क्योंकि बड़ी मशीनें होती है ना बेटा, उसमें कुछ अंतर होता है। तो लिखो बेटा आगे। प्रमुख अंतर सबसे पहले लिखो बेटा किसमें होता है? बड़ी मशीनों में। बड़ी मशीनों में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा। बड़ी मशीनों में क्या अंतर होता है? तो बेटा बड़ी मशीनों में प्रमुख अंतर क्या होता है उसको समझो। ठीक है? मोटर और जनित्र में प्रमुख अंतर बेटा किसका होता है? उसके कवर का अंतर होता है। तो बड़ी मशीनों में कवर्स का, कवर होता है ना बेटा, कवर होता है ना, उसको बाहर से ढकते हैं, वो कवर यानी कि ढांचे का अंतर होता है। कवर्स या कह सकते हैं बेटा ढांचा, ढांचे का अंतर होता है। अब आप कहोगे सर कौन से कवर का होता है? बिल्कुल बताता हूं, अंतर होता है। पहले ये समझ में आया ना आपको कि मेजर अंतर क्या होता है बेटा? आपके कवर्स का अंतर होता है। अब कौन से कवर का होता है आइए जानते हैं। ठीक है? चलिए अब देखो बेटा, जनित्र में क्या होते हैं बेटा? एंड कवर क्या रखे जाते हैं? मोटे रखे जाते हैं। और मोटर में क्या रखे जाते हैं बेटा? छोटे रखे जाते हैं। समझे? यानी कि जो जनित्र होता है ना बेटा, सुनो, जनित्र में मुझे बताओ, ये आपका जनित्र है। ठीक है? जनित्र है। अब जब ये जनित्र है बेटा, इसमें क्या होगा? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें विद्युत ऊर्जा जनित्र होगी कि नहीं? हाँ। और जब विद्युत ऊर्जा होगी तो बेटा इसके अंदर हीट आएगी। क्या आएगी? हीट आएगी। अब सुनो, अब देखो जनित्र जो होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बनती है। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा बनती है। ठीक है? बहुत सही। अब जब विद्युत ऊर्जा बनेगी तो बेटा विद्युत ऊर्जा से क्या होगा? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा क्या होगी बेटा? ज्यादा उत्पन्न होगी। ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, है ना? और जितनी ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी ना बेटा, उतनी ही उसके अंदर गर्मी होगी। होगी कि नहीं? उत्पन्न होगी। होगी कि नहीं? होगी सर। अब जितनी ऊर्जा ज्यादा होगी बेटा, उतनी ऊष्मा उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी। और बेटा इसी ऊष्मा को वायुमंडल में भेजने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, या कह सकते हैं जनित्र को ठंडा करने के लिए इसके एंड कवर की बॉडी को खुला बनाते हैं। और बेटा इसी ज्यादा उत्पन्न होती है कौन बेटा? ऊष्मीय ज्यादा उत्पन्न होती है या ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है? ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है ना? और ऊष्मा ज्यादा होगी तो डीसी जनित्र को, डीसी जनित्र को बेटा बहुत टेक्निकल पॉइंट है, डीसी जनित्र को ठंडा रखने के लिए, को ठंडा रखने के लिए, ये जनित्र है ना, डीसी जनित्र को ठंडा रखने के लिए बेटा क्या आपके इसके जो एंड कवर्स होते हैं उसको खुला रखा जाता है। इसके इसके एंड कवर को, यानी कि जो छोर के जो कवर होते हैं ना बेटा, एंड कवर्स को क्या रखा जाता है? मोटर की अपेक्षा ज्यादा खुला रखा जाता है। मोटर की अपेक्षा ज्यादा खुला रखा जाता है। यानी कि मोटर की अपेक्षा बेटा क्या आपको ज्यादा खुला रखा जाता है? एंड कवर को खुला रखा जाता है। ठीक है? तो आपका क्या क्वेश्चन है? आपका बेटा पूछेगा कि डीसी और जनित्र और मोटर में प्रमुख अंतर क्या है बेटा? उसके कवर या ढांचे का। ठीक है? प्रमुख अंतर क्या है? उसके कवर या ढांचे का। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा जनित्र होगा ना, उसमें ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा बनेगी तो उसके साथ-साथ उसकी वाइंडिंग में ऊष्मा बनेगी और उस ऊष्मा को बेटा ऊष्मा उत्पन्न होगी और इसलिए उसको जनित्र को क्या रखा जाएगा बेटा? ठंडा रखा जाएगा। और इसके लिए बेटा उसके एंड कवर को मोटर की अपेक्षा बड़े बनाए जाते हैं, खुले बनाए जाते हैं ताकि वो ठंडा रहे। ठीक है? बेटा बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखना। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। यानी कि जनित्र के एंड कवर को खुला रखोगे और मोटर के कम खुले रखे जाते हैं। ठीक है? समझ गए? बेटा ये छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना मेरी। कभी भी एग्जाम में आ जाएगा कि किसके जो कवर होते हैं या एंड कवर या ढांचे खुले रखे जाते हैं तो बेटा जनित्र के रखे जाते हैं, मोटर के नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊर्जा बनती है। समझ गए? समझ गए सर, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझेंगे बेटा, ये तो थी इसकी प्रारंभिक जानकारी। अब इसका सिद्धांत क्या है चलने का वो देखते हैं। तो आओ बेटा, डीसी मोटर का सिद्धांत लो बेटा। डीसी मोटर का आज सबको घूमना वगैरह सब बताएंगे, मोटर घूम कैसे रही है, डोंट वेरी। डीसी मोटर का सिद्धांत है ना, यानी कि प्रिंसिपल क्या है इसका, अब जानते हैं बेटा। आओ, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है, आप प्रिंसिपल और कार्यप्रणाली को एक समझते हो, एक नहीं होता बेटा। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल है और कार्यप्रणाली अलग है। ठीक है? तो बेटा ये क्या है आपका? प्रिंसिपल। ठीक है? प्रिंसिपल। ठीक है? आओ, बहुत सही। तो क्या है बेटा प्रिंसिपल? देखो सबसे पहले पूछा जाता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मुझे बताओ
इसके अंदर क्या बने हुए, पोल बने हुए, और आप उसको सप्लाई दे रहे हो, तो विद्युत दे रहे हो, उससे क्या बन रही है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो लिखो बेटा, यह विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर सिद्धांत पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये आपके पोल्स है, ठीक है, ये आपके पोल्स है ना। अब इस पोल के ऊपर बेटा आप मैग्नेट ये वाइंडिंग करते हो ना बेटा, तो यहाँ से धारा दोगे तभी तो करोगे ना, आर्मेचर में भी धारा दोगे तब करोगे, है ना। तो बेटा इससे क्या बनती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका सिद्धांत क्या है बेटा, इस सिद्धांत क्या है मैं बताता हूँ बेटा, बिल्कुल आसान है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बेटा इसका सिद्धांत क्या है, एक बार थोड़ा सा इसको समझो पहले। देखो होगा क्या बेटा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखेंगे ना बेटा, तो क्या होगा, एक समय के बाद उसमें चुंबकीय प्रक्रिया द्वारा टॉर्क उत्पन्न होगा। इधर आओ, देखो बेटा, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी कि ये तो फिक्स है मेरा एन और एस, हाँ सर ये फिक्स है, ठीक है, ये लो बेटा। अब इसके अंदर मैंने एक चालक रखा है, ये चालक रख दिया बेटा, है ना। और इसने क्या बोला बेटा, धारावाही चालक, यानी कि इसके अंदर क्या जा रही है बेटा, धारा जा रही है। ये धारा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब देखो बेटा, एक तो होगा इसका, और एक बेटा एम्पियर क्या बोलती है कि अगर किसी चालक में से धारा डालोगे तो उसका चुंबक भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बेटा देखो, इसका ये धारा अंदर की तरफ जा रही है, तो बेटा इसके अंदर भी चुंबक बनेगा कि नहीं। और जब भी दो टॉर्क होंगे तो बेटा इसमें क्या लगेगा, एक विरोधी टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क को अपन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम से, है ना, निकालते हैं ना बेटा। तो आप ये समझो, अभी सिर्फ ये समझो कि इसमें जब धारा डालूंगा तो बेटा इसका भी क्या होगा, आर्मेचर का, ये क्या है आर्मेचर, ये क्या है बेटा आर्मेचर का भी क्या होगा बेटा, एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण एक विरोधी टॉर्क उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको लिखो आप पहले। इस सिद्धांत के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक को रखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी, अब सब समझ में आ जाएगा, डोंट वेरी बेटा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, बस भरोसा रख के बैठो कि सब समझ में आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखते हैं बेटा, ये देखो, ये क्या है बेटा, यहाँ से आप धारा ही तो डाल रहे हो, तो क्या रखा है बेटा, धारावाही चालक रखा है, धारावाही चालक रखा है। क्या रखा है बेटा, धारावाही चालक स्थापित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा जाता है बेटा, यदि क्षेत्र में धारावाही चालक रखा जाता है, धारावाही चालक रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, चालक में स्वयं का चुंबक भी उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसने बोला था, मैरी ने बोला था, नहीं भाई, इसलिए बोलते हैं पहला पढ़ो। मैडम मैरी क्या बोलती है कि यदि धारा होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा। ये कौन बोलती है बेटा, मैरी बोलती है कि नहीं बोलती है बेटा, एम्पियर मैरी, है ना। हाँ, अब सुनना, धारावाही चालक रखा कौन सा बेटा, धारावाही है। तो क्या होगा, इस चालक में भी, तो इस चालक में भी, इस चालक में भी क्या होगा बेटा, स्वयं का, यानी कि खुद का, स्वयं का क्या उत्पन्न होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये पढ़ा है कि नहीं, उत्पन्न होता है। यानी कि अब मशीन में कितने हो चुके हैं बेटा, दो फ्लक्स उत्पन्न हो चुके हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला फ्लक्स और एक इसका फ्लक्स, है ना। तो मशीन में बेटा क्या होगा, स्वयं का चुंबक भी उत्पन्न हो जाएगा, किसका, आर्मेचर का, और फील्ड का तो था ही। अब देखो बेटा क्या होगा, अब एक ही समय में दोनों क्या करेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र आपसी क्रिया करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा, टॉर्क उत्पन्न होगा। देखो एक ही समय में, एक तो मेरा मेन फ्लक्स ये रहा φm, और एक बेटा ये धारा डालने पर इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो एक ये फ्लक्स हो गया φ1 और एक हो गया बेटा ये φ2। ये दोनों जो क्रिया करेंगे ना, तो इससे टॉर्क उत्पन्न होगा। ठीक है, तो लिखो बेटा, अब एक ही समय में कितने टॉर्क होंगे बेटा, दो टॉर्क होंगे, दो फ्लक्स होंगे। कौन कौन से बेटा, एक फ्लक्स तो कौन सा होगा बेटा, दो फ्लक्स होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे चलो जानते हैं बेटा। तो एक फ्लक्स तो होंगे, कौन सा, पहला फ्लक्स कौन सा होगा, पहला फ्लक्स तो कौन सा होगा बेटा, फील्ड पोल वाला। पहला फ्लक्स कौन सा होगा, फील्ड एन से एस, पहला तो ये वाला फ्लक्स होगा। ठीक है, चुंबक के बाहर कौन सी दिशा होती है, एन से एस, पता है ना आपको, बिल्कुल। एक तो होगा फील्ड पोल का फ्लक्स, तथा दूसरा कौन सा होगा, दूसरा फ्लक्स कौन सा होगा, गौर से देखो, धारावाही चालक में रखे तो चालक स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो लिखो बेटा दूसरा कौन सा होगा, धारावाही चालक का फ्लक्स, दूसरा धारावाही
चालक का चुंबकीय क्षेत्र है ना, चालक का चुंबकीय क्षेत्र, ये भी फ्लक्स है ना, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र फ्लक्स, ठीक है, हाँ। तो पहला कौन सा बेटा, फील्ड पोल के द्वारा फ्लक्स, और दूसरा कौन सा है, धारावाही चालक का चुंबकीय फ्लक्स। ये दोनों बेटा आपसी क्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं, टॉर्क बना देते हैं। यह दोनों फ्लक्स, यह दोनों फ्लक्स, यह दोनों फ्लक्स, दोनों फ्लक्स आपसी क्रिया करते हैं, आपसी क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तथा तथा क्या बना देते हैं बेटा, टॉर्क बना देते हैं, टॉर्क बना देते हैं, ठीक है, टॉर्क बना देते हैं। अब आपको डाउट आएगा सर ये टॉर्क क्या है, ठीक है, अब आपको डाउट आएगा टॉर्क क्या है, थोड़ा सा समझते हैं बेटा इसको। देखो इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सुनना, टॉर्क क्या होता है, देखो बेटा बल होता है ना, बल, बल एक तो होता है बेटा सरल रेखा पे बल, सरल रेखा पे, है ना, सरल रेखा पे बल, है ना। अब देखना ये सरल रेखा है तो, और इसके ऊपर ये कोई एम मास लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनना, इसको जो खींचूंगा ना बेटा, ये बल कौन सा है, सरल रेखा का बल है। इसको क्या लिखता हूँ बेटा, F बराबर ma, लिखता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सर लिखते हैं। ये कौन सा बल है बेटा, ये सरल रेखा का, इसको एक रेखा में खींचोगे, ठीक है, हाँ बहुत सही। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, घूर्णीय बल, दूसरा कौन सा होता है, घूर्णीय बल, यानी कि जो घूमने वाला बल होता है ना वो। आपने गांव के अंदर क्या देखिए बेटा, एक आपने देखा है वो कुआं, गांव के अंदर का कुआं, ये आपका कुआं है मान लो, ये आपके अंदर का कुआं है, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये कुआं है ना, इस कुएं के अंदर क्या पड़ा है बेटा, पानी पड़ा है, ये पानी पड़ा है। इस पानी को लेने के लिए बेटा यहाँ पर एक गोल सा कुछ लगा हुआ रहता है, और यहाँ से पानी की बाल्टी जाती है और यहाँ से घूम खींचते हो, आप खींचते हो कि नहीं, यहाँ से एक आदमी है जो इसको खींचता है कि नहीं, हाँ। तो बेटा ये जो बल है ना, घूर्णीय बल, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं घूर्णन बल, क्या कहते हैं बेटा, घूर्णन बल, ठीक है। और बेटा इसी इसी बल का दूसरा नाम क्या है, इसको तो क्या बोलते हैं बेटा, बल, और इसी को जो घूर्णीय बल होता है ना बेटा, इसी को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टॉर्क बल, ठीक है, हाँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यानी कि अब देखो जो मशीन आपकी घूम रही है, अब इसको सर मशीन से कैसे समझेंगे, ये देखो ये आपकी मशीन है, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका आर्मेचर है। अब आर्मेचर पे जो बल लगेगा, एक तो मेरा क्या हो गया, पहला ये वाला फील्ड का बल Φ1, और एक मेरा हो गया बेटा आर्मेचर का बल। तो ये क्या करेगा बेटा, बीच के अंदर एक बल लगाएगा और इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा, ठीक है, समझ गए। तो दो फ्लक्स से क्या उत्पन्न होगा बेटा, घूर्णीय टॉर्क उत्पन्न होगा, ठीक है, समझ गए। अब समझना बेटा, आराम से समझना। तो ये हो गया बेटा आपको सरल रेखा का बल, और ये क्या है, घूर्णीय बल, जिसको कहते हैं टॉर्क। टॉर्क समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनो, ये है बेटा आपका एक्स्ट्रा पार्ट, है ना, जिसको आपको समझना होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक। चलिए, तो एक हो गया घूर्णीय, यानी कि अब मुझे जो भी वस्तु घूम रही है, जो भी मेरा चालक घूम रहा है बेटा, वो कैसा देगा, एक घूर्णीय बल देगा, एक टॉर्क देगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब समझो बेटा, अब समझो बेटा क्या होगा। अब अब ये घूमने वाले बल की दिशा क्या होगी बेटा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। तो लिखो बेटा, अब टॉर्क तो आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे लिखो बेटा, टॉर्क की दिशा, या अपन ऐसे कह सकते हैं घूर्णीय, घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा को किस को ज्ञात करने के लिए, को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लेते हैं बेटा, को ज्ञात करने के लिए बेटा, ये घूर्णीय दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा लेते हैं अपन, इसको घुमाव दिशा या टॉर्क की दिशा ज्ञात करने के लिए बेटा क्या लेते हैं, फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम को काम में लेते हैं। तो घूर्णन की दिशा को ज्ञात करने के लिए, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, इस टॉर्क की दिशा को, इस टॉर्क की दिशा को, दिशा को, यानी कि भाई टॉर्क लग कहाँ रहा है, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात, अभी सब पता चलेगा आपको, डोंट वरी, ज्ञात करने के लिए बेटा कौन सा नियम, फ्लेमिंग के लिए, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम प्रयोग लेते हैं, प्रयोग लेते हैं, ठीक है। कौन सा नियम लेते हैं बेटा, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। ये लो भैया बाएं हाथ का नियम। अब किस नियम के अनुसार क्या होता है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं कि साथियों इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की अंगुलियों में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को समकोण कर दिया जाए। अब आप कहोगे तर्जनी कौन सी होती है बेटा, ये पहली अंगुली, और मध्यमा कौन सी होती है, ये देखो दो ये और दो ये बीच की, है ना, समझिए। हाँ, तो लिखो बेटा इस नियम के अनुसार कौन से, तो यहां लिखो बेटा फ्लेमिंग, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करते हैं बेटा, अनुसार यदि अंगूठा, ये रहा अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, ये रही तर्जनी बेटा, तर्जनी, तर्जनी को लिखते हैं बेटा पहली अंगुली,
अंगुली तथा तथा मध्यमा, मध्यमा यानी कि ये मिडिल फिंगर, 2 ये और 2 ये, ठीक है? मध्यमा को समकोण पर रखा जाता है, को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर रखा जाता है, पर रखा जाता है तो देखो तो क्या होगा बेटा? तो आपको तर्जनी होगा या फिर अंगूठा होगा बेटा, किसको दिखाएगा? तो इसमें देखना बेटा, तो आपको अंगूठा क्या दिखाएगा? पहली बात। उसके बाद बेटा दूसरा, आपको मध्यमा क्या बताएगी? दूसरी बात, ठीक है? और तीसरा और इम्पोर्टेंट बेटा, इसके अलावा आपको जो आपकी तर्जनी होती है, वो क्या बताएगी? उसके लिए बात है। तर्जनी अंगुली क्या बताएगी, ठीक है? अब देखना बेटा, इस तरह से होता है, यानी कि ये आपका हाथ है, मान लो ये अंगूठा है, ये पहली अंगुली है, ये है, बाकी सब इसमें ये है राइट हैंड रूल, ठीक है? आपस में सब 90 डिग्री। ये अंगूठा क्या बताएगा बेटा? ये अंगूठा है। ये क्या है बेटा? ये तर्जनी है। और ये क्या है बेटा? आपकी मध्यमा, ठीक है? हाँ। अंगूठा आपको क्या बताएगा? हमेशा अंगूठा बताएगा मोशन की दिशा, यानी कि गति की दिशा। गति की दिशा क्या बताएगा बेटा? गति की दिशा। ये जो तर्जनी है या पहली उंगली है बेटा, आपको क्या बताएगी? मुख्य फील्ड की दिशा। क्या बताएगी? मुख्य फील्ड की दिशा। मुख्य फील्ड दिशा, ठीक है? अब देखो ये जो मध्यमा है ना बेटा, ये वो है जो क्या कर रहे हो बेटा, जो आर्मेचर में जो आपने धारा डाली है ना, उसकी दिशा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? आर्मेचर धारा की दिशा। आर्मेचर धारा की दिशा, या कहीं कहीं बेटा इसको ईएमएफ भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि इसी में ही तो होगा। हाँ। तो अंगूठा बेटा आपको क्या दिखाएगा? गति, ठीक है? मध्यमा आपको क्या दिखाएगी बेटा? धारा की दिशा। और बेटा ये जो तर्जनी है वो आपको क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। अब कैसे है ये सब अभी नियम लगाएंगे, डोंट वेरी, आपको सब समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, ठीक है? चलिए, तो बेटा ये सारी चीजें एक बार आप देखो, फिर इसको आराम से मैं समझाऊंगा, डोंट वेरी, है ना? डोंट वेरी। अब जब मैं अब बेटा आप समझने के लिए तैयार हैं इसकी कार्यप्रणाली। तो बेटा ये तो था आपका सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है? कौन सा सिद्धांत है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, है ना? ध्यान रखना, पहली बात क्या सिद्धांत है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैं क्या करूंगा? धारावाही चालक को रखूंगा, तो बेटा क्या होगा? उस धारा के कारण उस चालक में भी क्या बन जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। और इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया से एक टॉर्क उत्पन्न होगा जो उसको घुमाएगा। और बेटा उसे ही क्या बोला जाता है? उसे ही टॉर्क कहा जाता है। और इस टॉर्क की दिशा ज्ञात करने के लिए बेटा हमारे पास कौन आता है? हमारे पास फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम आता है। बोलो समझ में आया क्या? आ गया। इसके फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम आता है। अब देखो इस फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम में क्या होता है? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा क्या बताएगा बेटा? मोशन यानी कि गति की दिशा। मध्यमा क्या बताएगी? धारा की। और तर्जनी क्या बताएगी बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बोलो सही। चलिए, अब देखते हैं बेटा इसकी कार्यप्रणाली को, ठीक है? क्या देखेंगे बेटा? इसकी कार्यप्रणाली, कि इसको मशीन को कार्य कैसे कराया जाता है, ठीक है? चलिए, अब आराम से बेटा इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। तो लिखो बेटा अगला, डीसी मोटर की कार्यप्रणाली, ठीक है बेटा? अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना बेटा, और इस लेक्चर को देखोगे ना, फिर भी आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी, डोंट वरी, है ना? अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है? अच्छा, अब देखो बेटा, इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए आपको क्या समझ में आया बेटा, कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा और उसके कारण वो घूमेगा, है ना? यही है कार्यप्रणाली। बहुत अच्छे। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसको आराम से एक बार देखो कि इसको कार्यप्रणाली को कैसे समझा जाएगा। समझो बेटा, सबसे पहले इस कार्यप्रणाली को समझने के लिए मुझे क्या-क्या चाहिएगा? मुझे चाहिएगा आवश्यक आवश्यक रूप से मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो क्या चाहिए बेटा? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? बहुत बढ़िया। और क्या चाहिएगा बेटा? एक चाहिएगा मुझे, एक तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र चाहिएगा, एक क्या चाहिएगा? मुख्य मुख्य आवश्यक रूप से बेटा एक तो क्या चाहिएगा? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। एक क्या चाहिएगा मुझे? एक मुझे चाहिएगा बेटा धारावाही चालक। क्यों? क्योंकि धारावाही चालक होगा तभी तो मैं आगे कर पाऊँगा ना। हाँ, धारावाही चालक चाहिएगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें मुझे मुख्य रूप से चाहिए ही चाहिए, ठीक है? हाँ, अब देखो बेटा, उसके अलावा एक चीज़ मुझे और चाहिए। सोचो क्या चाहिए कि बेटा, एक चीज़ मुझे बताओ, ये क्या मोटर है? ये डीसी मोटर है और डीसी के लिए आउटपुट निकालने की विधि क्या है? स्प्लिट रिंग। तो बेटा एक चाहिएगी स्प्लिट रिंग। एक मुझे क्या चाहिएगी? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग चाहिएगी। क्या चाहिएगी बेटा? स्प्लिट रिंग, ठीक है? अब ये क्या है? स्प्लिट रिंग चाहिएगी। अब मुझे बताओ, इसी स्प्लिट रिंग को क्या बोला जाता है बेटा? कम्यूटेटर। क्या बोला जाता है? कम्यूटेटर बोला जाता है, ठीक है? एक चाहिएगा मुझे कम्यूटेटर। क्यों कम्यूटेटर चाहिएगा सर? क्योंकि कम्यूटेटर ही से क्या होगा बेटा? आप धारा को अंदर भेज रहे होगे। क्योंकि क्योंकि इस इस कम्यूटेटर के द्वारा ही कम्यूटेटर के द्वारा ही इस कम्यूटेटर के द्वारा ही आप धारा किस में भेजेंगे बेटा? आर्मेचर चालकों में भेजेंगे। आर्मेचर चालकों में
में भेजते हैं, ठीक है? आर्मेचर चालकों में भेजते हैं। अब बेटा ये 3 चीज़ें आपके पास आ गई, तो फिर हो आप राजा। कैसे? आ जाओ बेटा, अब समझते हैं, ठीक है? एक तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही चालक और एक स्प्लिट रिंग, ठीक है? आओ। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? ये मुख्य पोल बना दिए। बना दिए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बेटा? दूसरा पोल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मेरा कौन-सा ध्रुव है बेटा? N ध्रुव है। यहाँ पर कौन-सा ध्रुव है? S है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, उस वाइंडिंग को क्या बोलते हो? फील्ड वाइंडिंग कहते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी फील्ड वाइंडिंग होती है? हाँ। अब सर ये फील्ड वाइंडिंग करती क्या है? अरे फील्ड उत्पन्न करती है ना? तो देखो, आपको पता है ये चुंबक होगी नहीं? होगी भैया। इस चुंबक में चुंबकीय रेखा सबे नॉर्थ से चलकर एस में जाती है कब? जब चुंबक के बाहर होती है और चुंबक के अंदर होती है जब एस से एन। बोलो दिक्कत? नहीं। तो चुंबक के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ, तो बेटा चुंबक का बाहर ही तो है। तो इस हिसाब से ये बल रेखाएं कैसी जाएगी? ये लो भैया। ये क्या है? फाई एम। ये क्या है? फाई एम चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, आराम से देखना। इसके बीच में मैंने एक चालक रख दिया। ये चालक रख दिया। ठीक है? ये चालक रख दिया। अच्छा, अब आपको पता है स्प्लिट रिंग क्या होती है? आपको पता है स्प्लिट रिंग क्या होती है? याद करो, मैंने जब आपको मेथड बताए थे, कौन से वाले? जब डीसी जनरेटर स्टार्ट किया था उस समय ईएमएफ के 2 मेथड बताए थे ना? वो इसीलिए, ठीक है? अब देखो बेटा, आराम से समझो। स्प्लिट रिंग कैसे बनती है? ऐसी। ये इस तरह से बनती है आपकी स्प्लिट रिंग। ओहो! स्प्लिट रिंग में क्या होगा बेटा? इस तरह से। ये रहा स्प्लिट रिंग। ठीक? अब यहाँ पर क्या होगा? ये इस तरह से होगा स्प्लिट रिंग। स्प्लिट का मतलब कुछ नहीं होता। स्प्लिट का मतलब एक ऐसी रिंग जो बटी हुई है। ठीक है? ये चीज़ समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो बेटा, इसके अंदर यहाँ पर मैंने लगा दिया B2 ब्रश, है ना? यहाँ B क्या है? ब्रश है। ठीक है? ये क्या है? B ब्रश है। ठीक है? हाँ, अब यहाँ से मैंने क्या किया? मैंने क्या अभी आपको क्या बोला था? वापस पढ़ो, पीछे की तरफ जाओ वापस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ओहो! ये रहा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह करोगे, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है? अब देखो, धारा प्रवाह करें? तो इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने धारा डाल दी यहाँ से, ये धारा डाल दी यहाँ से, कोई दिक्कत है क्या? ये धारा यहाँ से मैंने डाल दी, ठीक है? हाँ, 1 मिनट थोड़ा-सा और अच्छे से समझ में आएगा। ये B1 ले लो, यहाँ पर मैं बैटरी बना देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, इसका मतलब क्या है? यहाँ से आपने बैटरी की दिशा लिखी है, ये I हो गया। अब इस ब्रश के थ्रू ये यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ से ये धारा गई, धारा गई, धारा गई, ये धारा गई। इस धारा को यहाँ से वापस जाके ये धारा निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, यहाँ से यहाँ वापस आ गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बेटा सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, कॉर्क स्क्रू नियम से क्या बोलते हैं कि जब भी धारा अंदर जाती है तो पीछे कैसा दिखता है? ऐसा। तो बेटा ये क्या होती है? जब धारा क्रॉस होती है ना, जब अंदर जाती है और जब डॉट होती है, इसका मतलब धारा बाहर आ रही है। पता है ना? बेटा इसलिए मैग्नेट ढंग से पढ़ो, है ना? इसलिए मैग्नेट ढंग से पढ़ो। ये क्या है? धारा, ठीक है? धारा की दिशा, ओके। यानी कि ये अंदर जा रही है, तो बेटा यहाँ क्या आएगा? क्रॉस। ये लगा दिया मैंने क्रॉस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बेटा? डॉट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, अब सर मुझे बताओ ये घूमी कैसे? अरे बता रहा हूँ। अब देखो, इसका मतलब इसके अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखना बेटा, इसका मतलब क्या है? इसको मैं वापस यहाँ बना देता हूँ। तो ये मेरा क्या है बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड है। यही तो मेरा चालक है ना? इसी चालक को मैं उठा के यहाँ लाया हूँ। तो ये क्या है बेटा? एक क्रॉस है और यहाँ पे क्या है? डॉट है, ठीक है? तो बेटा जब इसके अंदर धारा डालोगे, जब इसके अंदर धारा डाली है, तो बेटा इसका खुद का भी चुंबकीय क्षेत्र, भाई एक चुंबकीय क्षेत्र तो ये रहा फाई एम और एक बेटा इसका खुद का होगा, है ना? होगा कि नहीं? अब यहाँ कौन सा नियम लगाओगे? यहाँ पर भी वही सीधे हाथ का नियम, सीधे हाथ का नियम। चालक में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं? सीधे हाथ के नियम से। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे? चालक में, या फिर कह सकते हैं बेटा धारावाही चालक में, चालक में बेटा क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र दिशा बेटा कैसे निकालते हो? सीधे हाथ के नियम से। अब सीधे हाथ का नियम जनरेटर में बताया था आपको, सीधे हाथ के नियम से, ठीक है? अब सीधे हाथ के नियम में क्या होता है? अब देखो ये क्या है? अंदर जा रही है तो धारा क्या है? क्लॉकवाइज है कि नहीं? क्लॉकवाइज, ये बेटा क्लॉकवाइज। इसमें देखो बाहर आ रही है तो धारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ये आएंगे। इसमें कैसे दिखा बेटा? इसमें आपको अंगूठा तो क्या दिखाएगा? यहाँ लिख देता हूँ। अंगूठा क्या दिखाएगा मुझे? धारा की दिशा, और घूमती अंगुलियां क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी देखो बेटा, ये अंगूठा मुझे धारा की दिशा, ये अंगूठा और ये चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि इसको बल कैसा लग रहा है? नीचे की तरफ बल लगाया कि नहीं? भाई ये भी नीचे की, ये भी नीचे की, तो चालक ऐसे घूमेगा, ठीक है? अब इधर आओ। अब यहाँ पर बेटा क्या लगाएंगे हम फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे। अब देखो, अब तक मुझे क्या पता चला कि दोनों बल, अब तक मुझे क्या पता चला कि यदि यदि दो फ्लक्स है, दो फ्लक्स है, तो क्या उत्पन्न होगा बेटा? दो फ्लक्स से मेरा क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क उत्पन्न होगा। यही लिखा था ना मैंने? ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा है बेटा? पहला फ्लक्स और दूसरा, पहला फील्ड फ्लक्स और दूसरा धारावाही चालक, इन दोनों से क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क उत्पन्न होगा। होगा, ठीक है? तो बेटा अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? दोनों फ्लक्स, कौन सा? फील्ड और आर्मेचर, इससे क्या उत्पन्न होगा बेटा? टॉर्क उत्पन्न होगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा? उत्पन्न होता है। अब इस टॉर्क की दिशा को ज्ञात किया जाएगा। तो देखो बेटा, इस टॉर्क की दिशा को, टॉर्क की दिशा को, की दिशा को किससे ज्ञात करोगे? आप ज्ञात करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड
नियम से ज्ञात करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं? करेंगे। अब देखो बेटा, वापस ये रहा लेफ्ट हैंड, ये क्या था बेटा? ये देखो, आराम से बेटा, इसको बहुत गौर से पढ़ना है ना। देखो, ये क्या था? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? धारा, और ये क्या है? आपके धारा की दिशा, और ये लगने वाले बल को बताएगा, ठीक है? अब आओ, अब आराम से हो जाएगा। देखो, इसके अंदर ये धारा की दिशा अंदर जा रही है कि नहीं? है ना? अब देखो, ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र और धारा अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है। देखोगे तो देखो बल कहाँ है? नीचे की तरफ है कि नहीं? है। तो बेटा यहाँ पर बल कैसा लगेगा? ऐसे। ठीक है? ये मेरा क्या आ गया? बल की दिशा। ठीक है? अब यहाँ पर लगाओ बेटा। ये क्या है? एन से एस, ये धारा देखो डॉट है, यानी कि बाहर की तरफ। ये देखो डॉट यानी कि बाहर, तो बेटा बल कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो अब यहाँ से क्या पता चला? ये देखो, ये घूम के बल कैसे लगेगा? ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो मोटर हमेशा क्या घूमती है? लेफ्ट हैंड राइट। ठीक है? समझ गए? अब देखो बेटा, इसका अतः इसके घूर्णन की दिशा क्या हो गई? हमेशा क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो अब यहाँ से क्या समझे बेटा? अतः अतः दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में मोटर के घूमने की दिशा क्या है बेटा? मोटर के घूमने की दिशा क्या हो गई? घूमने की दिशा क्या हो गई बेटा? वामावर्त। ये पूछा जाता है बेटा ना, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। कब? जब दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज। सर और कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो बेटा, अगर आपको ये पोल दिया हुआ है, एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। अगर मान लो आपको नॉर्थ दिया है और आपको क्या दिया है बेटा? साउथ दिया है, ठीक है? ये नॉर्थ ही है, ये साउथ ही है। ओहो, ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है। इस बार इसने क्या किया है? इस बार इसने एग्जांपल लिया है ये वाला, और इसने क्वेश्चन दिया है, बताइए बताइए, मोटर के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा क्या है? ठीक है? ये क्वेश्चन आपने को पूछ लिया, और इस बार इसने क्या किया है? इस बार इधर से करंट डाल दी, इस बार इसने करंट डाल दी इधर से, और डॉट दे दिया इधर से। अब बताओ कहाँ घूमेगा मोटर? तो देखो वापस से वही, यहाँ से क्या है? ये क्रॉस का मतलब यहाँ से धारा इसने डाल दी, है ना? और यहाँ से इसने धारा निकाल ली। अब बताओ, इस बिंदु पे निकाल रहा हूँ पहले, एन से एस, है ना? और धारा आपकी तरफ है कि नहीं? आपकी तरफ है। तो बेटा बल कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो बेटा यहाँ पर बल हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है? अब यहाँ देखो बेटा, धारा अंदर की तरफ, तो बल कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो बेटा ये रहा नीचे की तरफ, और इस चित्र में मोटर कहाँ घूमेगी बेटा? क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इस चित्र में मोटर क्या होगी बेटा? क्लॉकवाइज घूमेगी, घूमती है। तो बेटा इसको कभी भी रटना नहीं चाहिए, इसको हमेशा लगा के देखना चाहिए। देखो वापस देखो, इसमें धारा बाहर आ रही है, तो ये देखो डॉट का मतलब बाहर आ रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र, तो बल ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ देखो बेटा, अंदर की तरफ अंदर, बल नीचे की तरफ। तो देखो कैसे घूमेगा? इस तरफ से। ठीक है? अब देखो इधर देखो, यहाँ धारा अंदर जा रही है, तो धारा अंदर डाल दो, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो बल कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। ये देखो नीचे की तरफ। यहाँ देखो बेटा, धारा अंदर जा रही है, तो बल कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ। तो बेटा धारा क्या घूम रही है? तो इस तरह बेटा आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे? धारा की दिशा को देखकर। ठीक है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आपको ऑफलाइन की तरह हर चीज में एक एक करके चीजों को समझा दूं। ठीक है? समझ गए? ठीक है? तो बेटा इस तरह अपन धारा की कार्य प्रणाली समझते हैं कि आगे मोटर घूमी तो घूमी कैसे। ठीक है? अब आप समझ सकते हैं आराम से। देखो कुछ नहीं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, इससे धारा देखो अंदर जा रही है कि बाहर, यहाँ बल अपने आप दिख जाएगा। ठीक है? कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है? थैंक यू सो मच।